क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 से राम मोहन राय के बारे में बताया था। साथ ही पत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में भी बताया था। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत में मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। ब्रिटिश शासन के लगभग बेटा एक शताब्दी के बाद बंगाल ने समझौता कर लिया। अकाल से जो किसान नष्ट हुए थे और आर्थिक बोझों से, आर्थिक परिस्थितियों से, आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग जो था बेटा, वह पश्चिम की ओर से इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के ही सहारे अब हमारा विकास होगा, और यही स्थिति लगभग दक्षिण और पश्चिमी भारत में भी थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई भी झुकाव या समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी कि हम अंग्रेजी उदारता के सहारे ही प्रगति करेंगे। ऐसी कोई भी समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। अब आइए बेटा पेज नंबर 96 पर। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दिया। सन 1857 में बेटा मेरठ की जो भारतीय जनता थी उसने बगावत कर दिया। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। विद्रोह की जो योजना थी बेटा, वह खुफिया ढंग से बनाई गई थी, लेकिन नियत समय के पहले ही विस्फोट हो गया। और इस विस्फोट ने क्या किया बेटा, नेताओं की जो योजना थी उसको जो है नष्ट कर दिया, बिगाड़ दिया। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। जो सैनिक विद्रोह होता है उससे कहीं अधिक यह विस्फोट था, जिसने नेताओं की योजना समाप्त कर दी थी, बिगाड़ दी थी। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का भी इसने रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था। ये जो विस्फोट हुआ था, जो नियत समय से पहले हुआ था बेटा, ये इस विस्फोट को सामंतीय विस्फोट कहा गया, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश ने उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। जो विस्फोट हुआ था, जिसकी योजना खुफिया ढंग से बनाई गई थी, वह जो विस्फोट था वो था बेटा सामंतीय विस्फोट, जिसका नेतृत्व और संचालन कर रहा था सामंत सरदार। व्यापक रूप से जो
फैली थी विदेशी विरोधी भावना को भी बल मिला। इस विस्फोट से क्या हुआ, जो विदेशी विद्रोह की भावना से उसे बल मिला और इसके लिए जो मुगल राजवंश थे उसके अवशेष की ओर देखना उनके लिए भी जरूरी हो गया था। जो क्या था, अब भी राजमहल में बैठा था, लेकिन हाँ कमजोर, बूढ़ा और असक्त। हिंदू मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से बेटा भाग लिया था। इस विद्रोह में जो विद्रोह हुआ जातीयतावाद का, जो विस्फोट हुआ सामंती, इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने पूरी तरह से हिस्सा लिया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे। उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और यह जो दबाव था इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदार जो थे बेटा, वो व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे कैसे थे, योग्य नहीं थे, संगठित नहीं थे। उनके सामने कोई भी सार्वजनिक हित भी नहीं था। जो सामंत सरदार थे उन्होंने व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति उनके साथ थी, सामंत सरदारों के साथ सहानुभूति थी, लेकिन वो योग्य नहीं थे। साथ ही कोई भी रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित भी नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनसे सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी का है। विद्रोह हुआ बेटा और विद्रोह का पूरा दबाव भी डाला गया। सामंत सरदार जो थे बेटा, उनके साथ जो जनता थी उनकी सहानुभूति थी, जबकि वह अयोग्य थे। कोई रचनात्मक उनका आदर्श नहीं था। लेकिन इस विद्रोह ने क्या किया बेटा, नए नए श्रेष्ठ छापामार नेता उभर के आए और इन सब में जो नेता उभर के आए, इस विद्रोह में जो छापामार नेता उभर के आए, उन सब में जो सबसे तेजस्वी थे वह थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ने बेटा कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया था और आखिर में जा कर के उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि लोग क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तात्या टोपे की सहायता करेंगे। जबकि क्या हुआ, जबकि उनके साथ वहां पर धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक विशेष नाम और आता है, तात्या टोपे के अलावा एक नाम और विशेष आता है जिसका बेटा आज भी श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब आइए बेटा पेज नंबर 97 पर। जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई, जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर है। 20 साल की उम्र में ही बेटा रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मारी गई थी और जिस अंग्रेज जनरल से उनका मुकाबला हो रहा था उसी ने उनके बारे में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही नेताओं में सबसे उत्तम और बहादुर थीं। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया।
विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छप कर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। विद्रोह के और दमन के विषय में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सावरकर ने लगभग 30 साल की उम्र में बेटा हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को क्या किया गया, तुरंत ही बेटा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जब्त कर ली गई और आज भी जो है जब्त है। इस विद्रोह ने क्या किया बेटा कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सरकार ने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने देश को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। और फिर जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, फिर वह नए सिरे से हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। फिर बेटा हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन हुए। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। तकनीकी परिवर्तन बेटा हुई और उसका जो परिणाम के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक जो टकराहट हुई वह हुई 19वीं शताब्दी में। भारत से बेटा पश्चिम की जो सच में और वास्तविकता में जो टकराहट हुई थी वह हुई थी 19वीं शताब्दी में। विचारों के क्षेत्र में भी इससे बहुत अधिक परिवर्तन आया था और जो पहली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई वह की गई अल्पसंख्यकों के लिए। अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी। ऐसा वर्ग जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा था उसी तक सीमित हो गई थी। हर पश्चिमी चीज की तारीफ की जाती थी। जितनी भी पश्चिमी चीजें थीं उनकी तारीफ की जाती थी। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे उससे खिन्न होकर बहुत सारे हिंदुओं ने क्या किया कि ईसाई धर्म को अपना लिया। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। उसी समय बेटा बंगाल में कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, अपने धर्म को ही बदल दिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। राजा राम मोहन राय ने बेटा हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो किसके आधार पर थी, समाज के सुधार के आधार पे, कि समाज का सुधार हो, इस आधार पर उन्होंने ये स्थापना की थी। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक ही सीमित रहा। पहले तो बेटा राजा राम मोहन राय ने
राजा राममोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और वो भी इसलिए कि समाज का सुधार हो। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे ईसाई रूप दे दिया। बंगाल में उभरता हुआ मध्य वर्ग पर समाज, जो ब्रह्म समाज है, उसकी बहुत अधिक छाप पड़ी, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में बहुत कम लोगों तक ही ये सीमित रह गया था। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थीं, और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत 19वीं शताब्दी में बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत, अब आइए बेटा पेज नंबर 98 पर, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। दयानंद सरस्वती जी ने बेटा एक सुधार के लिए आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था कि वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था कि वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। जो बेटा वेदों के समय से जो आर्य धर्म में जो विकास का निषेध था, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती जी जो थे बेटा, आर्य समाज का उस समय आंदोलन था। दयानंद सरस्वती जी ने महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि सुधार कार्य की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन जो उसकी जड़ें थी बेटा वो पंजाब में हिंदुओं पर ही जाके जमी। जो उसकी जड़ें थी कि सुधार आंदोलन की, उसकी जड़ें जो है बेटा पंजाब में हिंदुओं पर ही जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन क्या था? आंदोलन था कि वेदों की ओर लौट चलो, और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि वेदों के समय से, जब से वेद का समय है, तब से आर्य धर्म में रहने वाले विकास का निषेध करना। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। ये जो बेटा सुधार आंदोलन है, तो जो इसका मुख्य रूप था वह कहाँ था? पंजाब और संयुक्त प्रदेश में जो हिंदू मध्य वर्ग था उसमें हुआ। एक समय ऐसा है कि जब सरकार ने इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। और जो ये सुधार आंदोलन था बेटा, एक समय ऐसा आ गया कि जब सरकार इसे क्या समझने लगी? सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने लगी। दयानंद सरस्वती जी ने जो सुधार आंदोलन किया, तो वो एक समय ऐसा आ गया कि उसको क्या समझा जाने लगा, मतलब उनके आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी समझा जाने लगा। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा का प्रसार में, ही स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में, और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। दयानंद सरस्वती जी ने जो बेटा सुधार का आंदोलन प्रारंभ किया, तो उसका जो प्रभाव पड़ा, लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, एक जैसी शिक्षा प्राप्त हो, स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार हो, जो दलित जातियां हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाया जाए। तो उसने जो है सबसे अच्छा काम इन क्षेत्रों में किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया। नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे श्री राम कृष्ण परमहंस थे। श्री राम कृष्ण परमहंस एक पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा था। जो पढ़ा लिखा वर्ग था बेटा, उन पर श्री राम कृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा था। वे सीधे साधे थे, विद्वान नहीं थे, पर धर्म प्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। श्री राम कृष्ण परमहंस जो थे बेटा,
उनकी कोई भी रुचि, कोई भी शौक उनका समाज के सुधार, समाज सुधार के कार्य में कोई भी रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। जो श्री रामकृष्ण परमहंस जो हैं, एक तो सीधे चैतन्य और भारत के जो बेटा संत हैं, उनकी परंपरा में वे आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर बहुत ही उदार थे। श्री राम कृष्ण जो थे बेटा, धार्मिक थे लेकिन बहुत ही उदार व्यक्ति थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले थे। बेटा वह आत्म साक्षात्कार के खोज में उन्होंने क्या किया, खोज में उन्होंने मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिल चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस जो बेटा एक दूसरे ढंग के व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व के सामने आया। पढ़े लिखे वर्ग पर उनका, पढ़े लिखे जो वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे थे, उन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा था। और परमहंस और बेटा जो परमहंस जी हैं, वह आते किस में हैं, संतों की परंपरा में आते हैं। समाज के सुधार में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले थे। उनसे कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। उनसे कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। बेटा उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ समय के लिए परमहंस के साथ रहे थे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए। परमहंस जी बेटा कलकत्ता के ही पास दक्षिणेश्वर में जाकर बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। जो बेटा परमहंस है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। और चरित्र की ओर धीरे धीरे जो लोग थे, जो जनता थी, उनकी ओर आकर्षित होने लगे थे। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ दिया था। परमहंस जी बेटा धार्मिक विश्वास करते थे, बहुत ही अधिक विश्वास करते थे और उन्हीं बातों पर उन्होंने जोर देते हुए, बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के जो विविध पक्ष हैं, दोनों को आपस में परमहंस जी ने जोड़ दिया था। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया था। साथ ही बेटा भारत में जो दूसरे धर्म थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें भी अपने ही क्षेत्र में मिला लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। परमहंस जी बेटा जो एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि जो रास्ता है वह सत्य की ओर जाते हैं। बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोमियो रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी है। बेटा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने परमहंस जी को देखा ही नहीं था, बस उनकी जीवन को, उनके जीवन यतांत को, उनकी जीवन की कथा को सुन करके ही प्रभावित हो जाते हैं। परमहंस जी बेटा रोमियो रोला थे और उनके जो मुख्य शिष्य थे विवेकानंद की जीवनी लिखी। तो परमहंस जी बेटा एक अलौकिक शक्ति से भरे हुए थे, एक असाधारण व्यक्तित्व वाले थे और धीरे धीरे उनके जो असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता गया। वह संतों की परंपरा में आते हैं। वे धार्मिक थे पर
बहुत ही उदार भी थे, धार्मिक भी थे और उदार व्यक्ति भी थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में उन्होंने बेटा मुसलमानों और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले थे। तो परमहंस जी बेटा कैसे व्यक्ति थे? वे इस वर्ग में रोमिया रोला थे और उनके शिष्य थे, उनके मुख्य शिष्य थे विवेकानंद जी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो विवेकानंद थे बेटा, वह परमहंस के मुख्य शिष्य थे। उन्होंने और अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। ऐसे मिशन की स्थापना की थी कि जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का, अब आइए बेटा पेज नंबर 99 पर, अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। आज बेटा आपको राम कृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ना है और साथ ही बेटा आपको हिंदू और मुसलमानों में जो सुधारवादी और दूसरे आंदोलन हुए उनके बारे में क्लास 8 आज आपको पढ़ना है।